अच्छा नीरज जी, ये बताइए कि पत्रकार डिसाइड करता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कौन है, या मेन स्ट्रीम मीडिया डिसाइड करती है कि पत्रकार कौन है? यह सवाल इसलिए करना पड़ रहा है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी समेत अभिसार शर्मा और दीपक और विनोद कौपड़ी और अभिसार शर्मा समेत कई ऐसे पत्रकार हैं जो मेन स्ट्रीम के एक तरीके से बड़े मठाधीश रहे हैं, जिनको सुना जाता रहा है और कंटेंट होता था उनकी खबरों में, लेकिन आज वो हाशिए पर आए और वो यूट्यूब के द्वारा अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन अब उन्हें कहा जाता है कि वो मेन स्ट्रीम की मीडिया नहीं है। तो क्या है, मेन स्ट्रीम कौन तय करता है? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और उसके बाद ही सब कुछ बदल गया। विभिन्न राजनीतिक दल जब भी सत्ता में रहे तो थोड़ा थोड़ा दबाव प्रेस पर सभी राजनीतिक दलों ने स्थापित करने की कोशिश की। किसी ने विज्ञापन के माध्यम से, किसी ने दबाव के माध्यम से। लेकिन जो बहुत उम्र तो मेरी नहीं है, जितना मुझे समझ है पत्रकारिता की, विभिन्न संस्थानों में मैं रहा, जितनी मुझे राजनीतिक समझ है, मैं तमाम सारे राजनीतिक दलों को करीब से देखता हूँ, इतना दबाव में मीडिया कभी नहीं रहा कि एक साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, नवीन कुमार जैसे तमाम सारे पत्रकारों को एक साथ नौकरी छोड़ना पड़ा हो। हम आप इस श्रेणी में भले ही एक छोटे नाम हो, लेकिन हम आप भी उसी श्रेणी में आते हैं। हम लोगों को भी इसलिए इस तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो टीआरपी द्वारा गढ़ा गया है। उन लोगों के पास पैसा है, साधन संपन्न है, तो वो लोगों के पास अपने मुद्दों को ले जाते हैं, दिखाते हैं, पैसे से ज़्यादा मजबूत हैं। इसलिए वो तथाकथित रूप से अपना प्रभाव जमाने में सक्षम है। हालांकि जनता के मुद्दों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते हैं। अगर जनता के मुद्दों की बात आए तो हम लोग कम संसाधनों में जितने जनता से जुड़े हुए मुद्दे कर पा रहे हैं, उतने ये तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया के पास क्या मुद्दा है? सुशांत और रिया चक्रवर्ती, जिससे किसी व्यक्ति के न घर के मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, ना स्वास्थ्य से मतलब है, ना चिकित्सा से मतलब है, ना ही भारत में बढ़ती हुई कोरोना की स्थिति से मतलब है। सोचिए कि हम जिस समय ताली थाली बजाने में लगे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर, उस समय से आज स्थिति ये आ गई है कि भारत देश पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आ गया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और उनकी पूरी सरकार के, विभिन्न राज्य सरकारों के नकारेपन के कारण स्थिति ये आ गई है कि कोरोना संक्रमण भारत में इस स्थिति पर पहुंच गया है कि 41 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। ये स्थिति तब है जब टेस्ट जानबूझकर कम करवाए जा रहे हैं। अगर टेस्ट की संख्या बढ़ा दी जाए तो आज भी स्थिति संख्या करोड़ों में पहुंचेगी निश्चित तौर पर। तो जो लोग उन मुद्दों से डाइवर्ट करते हैं, ये एक देश में बड़ी विडंबना है, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है। और जो लोग उन मुद्दे पर लाने की कोशिश करते हैं, उनको कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो साधन संपन्न, सुविधा संपन्न लोग नहीं हैं। आज जो सोशल मीडिया है, किसी समय में नरेंद्र मोदी सरकार ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी सरकार बनाई, और हकीकत यही है कि यही सोशल मीडिया उनके लिए नासूर भी बनता जा रहा है। लेकिन जितने भी सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग, मैक्सिमम लोग अपने पैसे से, अपने संसाधनों से, अपनी ताकत से, अपने संबंध से आगे बढ़ रहे हैं। किसी के पीछे भी कोई बहुत बड़ा बैकअप, कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। सोचिए कि अगर आज ये लोग नाक में इतना दम किए हैं सरकार के, अगर इन लोगों के पीछे, मैं कभी राजनीतिक दल के बैकअप की बात नहीं करता हूँ, इसलिए क्योंकि फिर तो सब अर्णव गोस्वामी की तरह हो जाएंगे। वो किसी की एडवोकेसी कर रहे हैं, कोई दूसरा किसी की एडवोकेसी करेगा। मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो पत्रकारिता को निष्पक्ष रखना चाहते हैं। वो मुझे पसंद नहीं करते, आपको पसंद नहीं करते, किसी तीसरे आदमी को पसंद करते होंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि पत्रकारिता निष्पक्ष रहे और आपके पास मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें पहुंचते रहें, तो आप जिसको भी पसंद करते हैं, आपसे अपनी जेब से महीने से 100 रुपये तो निकालना शुरू करिए। अगर राजनीतिक दल, कोई बड़ा कॉरपोरेट घराना मुझे सपोर्ट करने लगेगा तो मैं क्या जनता के मुद्दे की बात कर पाऊंगा? मैं कभी नहीं चाहता कि नेशनल जनमत को कोई फंडिंग करे। केवल मैं चाहता हूं कि कॉरपोरेट फंडिंग ना हो, जनता द्वारा फंडिंग हो। ऐसे लोग मिलें जो नेशनल जनमत को पसंद करते हैं, फर्क इंडिया को पसंद करते हैं, नेशनल दस्तक को पसंद करते हैं, बहुजन टीवी को पसंद करते हैं, दलित दस्तक को पसंद करते हैं। किसी भी सामाजिक न्याय से जुड़े हुए मुद्दों वाले चैनलों को अगर आप पसंद करते हैं, तो आप उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप उनकी आवाज़ बंद ना हो इसके लिए अपनी जेब से 100 रुपये भी खर्च कर रहे हैं? ये बहुत ज़रूरत है इस समय देश के लिए कि लोग निष्पक्षता से काम कर पाएँ, किसी राजनीतिक दल के गुलाम ना हो। इसके लिए लोगों को अपनी जेब से कुछ तो पैसा उन लोगों के लिए निकालना पड़ेगा। चंदे के रूप में ना दें, लेकिन
संगठित रूप से इस तौर पे सहयोग करें, विज्ञापन के रूप में संपर्क, विज्ञापन के रूप में सहयोग करें, किसी भी तौर पे सहयोग करें, ताकि उनकी मौलिक जो ज़रूरतें हैं उनके लिए उनको किसी भी आईएएस की तरफ, किसी भी राजनीतिक दल की तरफ, किसी बड़े कॉरपोरेट घराने की तरफ मजबूरी में देखना ना पड़े, ताकि उनकी आवाज़ निष्पक्ष रहे। नीरज जी, एक बड़ा सवाल है। अभी हाल ही में मंडल साहब की जयंती मनाई गई थी और बड़े पैमाने पर दिल्ली से लेकर के तमाम मैसेज दिए गए और हमने इस मुद्दे को उठाने की भी कोशिश की। कुछ लोगों तक आवाज़ पहुंच पाई, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाई। आप ये बताइए कि मंडल कमीशन के द्वारा तमाम अफसर मतलब बने, तमाम लोग अफसर बन गए और नौकरी पाए, लेकिन मंडल को वो लोग याद नहीं करना चाहते। अखबारों में मंडल के कॉलम कभी नहीं छपे, आज भी नहीं छपते हैं। तो क्या इन अफसरों के रवैये में बड़ा बदलाव आया है क्या? केवल अफसरों की बात नहीं है। जब हम जिसको पढ़ा लिखा तबका कहते हैं, वो पढ़ा लिखा तबका शिक्षित है कि नहीं, मुझे इसमें मतलब बड़ा कन्फ्यूजन है। किसी के पास डिग्रियां मिल गई, किसी ने पढ़ लिख करके कोई नौकरी हासिल कर ली, उससे ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर बौद्धिक चेतना आ गई हो। बीपी मंडल साहब की वजह से, विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब की वजह से, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, महामना रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू के संघर्षों की वजह से, महाराज सिंह भारती की वजह से, पेरियार ललई की, इन तमाम सारे महापुरुषों के संघर्ष और बलिदानों की वजह से हम आज नौकरी पाए हैं इतने निर्भीकता के साथ। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संविधान प्रदत्त अधिकारों की वजह से बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। लेकिन ये हमारे अंदर का नकारापन है कि जब हमको कोई नौकरी मिलती है, कोई अधिकार मिलता है, तो हम जा करके किसी बजरंग बली बब्बा को जा करके प्रसाद चढ़ाते हैं। इन लोगों की भावनाएं इतनी छोटी हैं कि इस बात पे भी आहत हो सकती हैं, लेकिन हो रही हो तो होएं। लेकिन नैतिक रूप से हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमें किसी भी संविधान प्रदत्त व्यवस्था की वजह से, प्रतिनिधित्व की वजह से, जिसको आरक्षण कहा जाता है, उसकी वजह से कहीं नौकरी मिल रही है, कहीं हिस्सेदारी मिल रही, तो हमारी जिम्मेदारी है हम बीपी मंडल साहब को याद करें, विश्वनाथ प्रताप सिंह को याद करें, उन तमाम सारे महापुरुषों को याद करें जिन लोगों ने हमारी लड़ाइयाँ लड़ी और जिनकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, नौकरियों में हिस्सेदारी पा रहे हैं। बीपी मंडल साहब की अनुशंसा के पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं किया था, उस समय आप ओबीसी वर्ग की स्थिति देख लीजिए, क्या स्थिति थी। आज निश्चित तौर पर उस लेवल पर रेशियो बढ़ा है, लेकिन इन्हीं तमाम सारे लोगों की, अब शब्द वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप समझ रहे हैं मैं क्या शब्द कहना चाहता हूँ, नकारापन शब्द इस्तेमाल कर देता हूँ कि इन्हीं लोगों के नकारेपन की वजह से, इन्हीं लोगों के अति स्वार्थ की वजह से, अति स्वार्थ शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति नौकरी पा गया। एक चीज़ और मैंने देखी, तमाम सारे लोग जो जय भीम करने वाले लोग हैं, जय अर्जक करने वाले लोग हैं, वही लोग जब किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठते हैं तो वो सरकार के गुलामों की तरह काम करने लग जाते हैं। अब इसमें एक बारीक अंतर मैं करना चाहता हूँ। जैसे मैं क्या सोचता हूँ, अगर आप सरकारी पद पर हैं, सरकार आपसे कहे कि आप आदेश दे कि ये काम करिए, आप सरकारी पद पर हैं, आपको वो काम करना पड़ेगा। अगर आप सरकारी पद पर लिखित रूप से आप आदेश दिया जाएगा। गुलामी में और सरकारी आदेश मानने में एक फ़र्क है। सरकार आपसे कुछ कहे, आप काम कर रहे हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, सरकार के हिसाब से काम करिए। लेकिन गुलामी ये है कि आप सरकार की स्वामी भक्ति में अपने ही लोगों का गला काटने के लिए नीतियां बनाने लग जाएं, अपनी तरफ से सरकार को खुश करने के लिए, ये गुलामी है। तमाम सारे पिछड़े और दलित वर्ग के अधिकारी जो आपको जय भीम, जय अर्जक, जय मंडल, जय अर्जक, जय कर्पूरी, ये सब करते हुए मिल जाएंगे, वही लोग पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी नीतियों के लिए नासूर बने हुए हैं। केवल क्यों? फील्ड पोस्टिंग के लिए। मुझे मलाईदार पदों पर पोस्टिंग मिल जाए, मुझे अच्छी जगह पर रखा जाए। बहाना क्या बनाएंगे कि मैं अच्छी जगह पर नहीं रहूँगा तो लोगों के काम क्या कर पाऊँगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर नीयत किसी की ठीक है तो एक सिपाही वो काम कर सकता है जो एक डीजीपी नहीं कर सकता, एक लेखपाल वो काम कर सकता है जो चीफ सेक्रेटरी नहीं कर सकता। यहाँ पर बात केवल नियत की है, पद की नहीं है। अगर पद की बात होती तो इस समय आईएएसओं की संख्या के में कमी नहीं है, मंत्रियों की संख्या में कमी नहीं है, विधायकों की संख्या में कमी नहीं है। आपके पास लिखने वाले, बोलने वाले लोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपकी नियत सिर्फ और सिर्फ अच्छा पद पाना, अच्छी पोस्टिंग पाना, पैसा कमाना, बड़ा बंगला खरीद लेना, बड़ी गाड़ी खरीद लेना है। आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने पे बैक टू सोसाइटी की तरफ नहीं देखा। चुनिंदा लोग हैं इस समाज में, ऐसा नहीं है कि लोग हैं ही नहीं, चुनिंदा लोग हैं जिसकी बदौलत आप और हम और तमाम सारे लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। लेकिन वो लोग चुनिंदा हैं,
उंगलियों में गिनने वाले लोग हैं।